एक ढाबे से लाइव कर रहा था, शाम को 6 बजे के आसपास की बात है। एक व्यक्ति निकलता है, चाय पीता है सिक्योरिटी के साथ। जैसे ही मेरा ब्रेक होता है, मेरे पास आता है और मैं देखता हूँ देवेश जी मेरे सामने खड़े हुए हैं। देवेश जी, वो दिन और आज का दिन करीब मेरे ख्याल से 15 दिन का अंतर नहीं है, और आपकी पार्टी इतनी बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ गई है। उस दिन ना मैंने ऐसे एक्सपेक्ट किया था, मेरे ख्याल से आपने भी नहीं किया होगा कि जेडीयू की इतनी अधिक सीटें आएंगी, आप 75-80 के बीच चले जाएंगे। देवेश जी, आपका रिएक्शन? देखिए, आंकड़े की बात तो हम लोगों ने नहीं किया था, लेकिन ये मैंने जितने इंटरव्यूज हुए उन सभी में यही कहा था कि अभूतपूर्व आंकड़े आने वाले हैं, ये बताता हूं। और 3 दिन पहले एक सज्जन आए थे कोई किसी चैनल के, उसको तो मैंने कहा कि आप बाजी लगाओ मुझसे, 150 से 175 तक जाएगा, 75 से भी आगे शायद जा सकता है। तो ये सामने दिख रहा था। और हम लोग पूरे अपने चुनावी भाषण में यही कहते थे कि हमारा जो ये कॉम्बिनेशन है, ये 5 पांडवों का, ये अभेद है, इसको कोई इसको छेद नहीं कर सकता है। जो चुनाव परिणाम आएंगे ये लोग देखेंगे, कितने आश्चर्य होकर देखेंगे। आपने ये तो वी वर एक्सपेक्टिंग दिस, हम लोग इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे। जी देवेश जी, एक आपसे सवाल ये जरूर पूछेंगे कि ये जो पोस्टर लगे पटना में नीतीश कुमार को लेकर, टाइगर अभी जिंदा है, ये जो संदेश देने की कोशिश थी, ये संदेश किसे थी? जनता को थी, विपक्ष को थी, या फिर थोड़ा बीजेपी को भी थी? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल जनता को थी, ये जनता को थी, ये विपक्ष को ज्यादा थी, जनता और विपक्ष को ज्यादा थी कि साहब ये आप जो आप सोच रहे हैं कि साहब आप बहुत नौजवान हैं और यहाँ पर हम लोग जो है रिटायर्ड लोग हैं, ये बात नहीं थी। ये बिल्कुल ये विपक्ष के लिए थी, इसमें कहीं कोई शक नहीं। इतने सारे आपके सामने जो प्रतिद्वंदी थे आपके, देवेश जी, वो आपकी, हम थोड़ी देर पहले ये चर्चा स्टूडियो में ही कर रहे थे कि नीतीश कुमार की उम्र और उन प्रतिद्वंदियों की उम्र में बहुत फासला है, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार की जिस तरह की ये एक, मैं इसे कमबैक इसलिए कह रही हूँ, नीतीश कुमार तो कभी गए नहीं बिहार से, लेकिन 20 साल के बाद भी अगर इस तरह के बम्पर आंकड़ों के साथ नीतीश कुमार आ रहे हैं, तो इसे कमबैक कहें, सुपर विक्ट्री कहें, प्रो इनकम्बेंसी कहें, आप क्या कहेंगे? ये 100% प्रो इनकम्बेंसी है। आखिर क्या दोषारोपण आप कर सकते हैं नीतीश कुमार पर? जी, आप भ्रष्टाचार का एक एलिगेशन, एक दोषारोपण भी आज तक नहीं हुआ है। सबूत की बात तो छोड़ दीजिए, एक दोषारोपण भी उनके 20 साल के शासन में या उससे पहले भी, वो रेल मंत्री रहे भारत सरकार में, कृषि मंत्री रहे, कभी भी एक सुई के नोक बराबर भी दोषारोपण उन पर नहीं हुआ है। इतना क्लीन प्रशासन बिहार में पिछले 20 साल से रहा, लोग आश्चर्य करते थे, लेकिन आज तक कभी ये नहीं हुआ, नंबर 1। दूसरी बात, उन्होंने कहीं कोई परिवारवाद का सवाल ये नहीं आया, जो हमारे हिंदुस्तान के नेताओं का ये है ट्रेडमार्क है, कहीं परिवारवाद का कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो लोगों ने देखा कि हर्डनेस बिना रोक के उन्होंने काम किया है 20 साल बिहार की जनता के लिए, और बिहार कितना मुश्किल राज्य था यहाँ शासन चलाना, ये आप भी जानते हैं, हर आदमी जानता है। कितने अंधकार से वापस इस बिहार को लाया जगह पे, और बिहार को विकसित राज्यों के लाइन में खड़ा करने का काम किया आदरणीय नीतीश जी ने। तो ये प्रो इनकम्बेंसी ही मैं शुरू से मैंने ये देवेश जी, यूज किया। इसी सवाल को अगर मैं ऐसे पूछूं, अगर आपकी इजाजत हो, इस सवाल को अगर मैं ऐसे पूछूं कि नीतीश कुमार के सामने बिहार में बीते 20 सालों में कोई नेता खड़ा नहीं हो पाया, उनका कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं, एक तरफा मैच चल रहा है, इसका फायदा भी मिलता है, तेजस्वी बहुत छोटे हैं। नहीं, सही बात है, कैसे होगा? कोई कमी उनमें होगी तब तो कोई दूसरा नेता को लोग चाहेगा। कोई कमी उनमें हो तो आप बता दें। इस 20 साल में जनता ने देखा है, सिर्फ काम ही काम किया है, विकास ही कराया है, और कोई किसी तरह का भ्रष्टाचार का कोई एलिगेशन भी नहीं है, जैसा मैं बार बार कहता हूं। तो क्यों दूसरे को आदमी ये करेगा? और कोई भी तबका ऐसा नहीं है, कोई समाज, कोई तबका ऐसा नहीं है बिहार में जो बिहार में नीतीश कुमार के विकास से अछूता रहा हो, ऐसा कोई तबका नहीं। तो क्या ये 10,000 जीत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे पहले हम लोग देख रहे थे कि हाँ, हम लोग बहुत जीत रहे हैं। हो सकता है कुछ मार्जिन बढ़ा दिया होगा, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। पर जिस तरह से ये जीत सामने आई है देवेश जी, नीतीश कुमार सत्ता पे आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो नंबर है इसको थोड़ा घटा जोड़ भी दें तब भी वो नंबर बड़े क्लियर हैं, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि
जो सहयोगी दल है, खासकर चिराग पासवान की पार्टी साथ में आई है, उससे आपकी पार्टी को भी फायदा हुआ? नहीं, इसमें क्या शक है। मैं तो बोल ही रहा हूं कि जो हमारी जो पांच पांडवों की जो सामाजिक समीकरण है बिहार में, आप जानते हैं सामाजिक समीकरण बहुत काम करता है चुनाव में, तो ये पूरे हमारे पास ही थे ना। इनके पास था क्या? इनके पास माई समीकरण के अलावा क्या था, आप बता दें। तो ये चुनाव पूरी तरह से एक तरफ माई समीकरण और बाकी पूरा का पूरा इधर है, तो फिर कहां? देवेश जी, बिहार में जो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी है उस पर सबकी नजरें होती हैं, सिर्फ विपक्ष की ही नहीं बल्कि जो आपके साथ के लोग हैं उनकी भी नजर होती है। चिराग पासवान के समर्थक तो खुल के बोलते थे कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। बीजेपी के बारे में ये चर्चा चलती है कि महाराष्ट्र का फार्मूला बिहार में भी जो है वो रिपीट हो सकता है। अब जबकि नीतीश कुमार की अगुवाई में गठबंधन ने जीत हासिल की है, अगले 5 साल क्या आप ये एश्योर करेंगे बिहार की जनता को कि अगले पूरे 5 साल तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे? बिल्कुल नीतीश जी ही रहेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं। देवेश जी, एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहता हूं। पासवान जी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि मेरी भी इच्छा है, वो भविष्य की बात कर रहे हैं, आज की बात नहीं है, वो भविष्य की बात कर रहे हैं। नौजवान है वो कौन जानता है कल होके भविष्य में 5 साल के बाद क्या होगा। लेकिन इस बार सबने माना है कि आदरणीय नीतीश कुमार ही बने। देवेश जी, ये चर्चा हम सुबह से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीर को मिठाई खिलाई जा रही है। थोड़ी देर पहले नीतीश जी की तस्वीर को खिलाई जा रही थी, अब प्रधानमंत्री जी की तस्वीर को खिलाई जा रही है। सवाल ये है कि असल वाली तस्वीर कब आएगी देवेश जी? नीतीश कुमार की झलक कब मिलेगी हमें? सुमित जी, देवेश जी से एक सवाल कर सकते हैं? अब वो तो अब पूरे अपने प्रशंसकों के बीच में है, कार्यकर्ताओं के बीच में है, जनता के बीच में है। हजारों लोग उनके मकान पे गए हुए हैं, मैं ही अभी तक नहीं गया हूं आप लोगों के चलते। देवेश जी, एक चीज बताइए, इस कैंपेन के दौरान एक नई पार्टी निकली, जन स्वराज, और प्रशांत किशोर ने बार बार कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, 25 सीटें भी नहीं आएंगी। आज का ये मैंडेट, आज का ये जनमत, इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि प्रशांत किशोर के लिए अब आज आप क्या कहेंगे? ऐसा है, आप माननीय प्रशांत किशोर जी के पर मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जन स्वराज को एक भी सीट अगर मिलेगी, मैं ये कहता था कि एक से 2 या 2 से 3 से ज्यादा अगर सीट बिहार में मिलेगी, इस पर मैंने बाजी लगाए हुए कई लोगों से। ये भीड़ इकट्ठा करना जीत रहे हैं, तो अभी एक कोई भी कर आगे सकता है, जिसके पास साधन हो कोई भी भीड़ इकट्ठा कर सकता है। बिल्कुल नहीं, वो कहीं मतलब एक भी आते हैं कि 2 भी आते हैं, मुझे उस पर ये उनकी कौन सी रणनीति का हिस्सा था, ये मैं समझना चाह रहा हूं। आप सब उन पर निजी टिप्पणी मत करिए, पर ये बार बार नीतीश कुमार को टारगेट करना, कहना कि 25 भी नहीं आएंगी, बुजुर्ग हो गए हैं, एक्शन में नहीं है, इसको आप कैसे देखते हैं? तो वो कितने तेज रणनीतिकार है राजनीति के, इससे मालूम पड़ जाता है। और कहीं कहीं इसी अपने आप को सेफोलॉजिस्ट कह के, इलेक्शन एक्सपर्ट करके उन्होंने कई राज्यों में ये काम कराया और उन्हें सफलता मतलब मिली। उनको सफलता क्या मिली, राज्य की जनता ने उस राज्यों में दिया होगा, लेकिन अपने आप को इसी तरह इन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया था। लेकिन हो गया इस बार तो सारी सच्चाई मालूम पड़ गई जनता को कि वो कितने बड़े रणनीतिकार हैं। एक सवाल देवेश जी बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के है, क्योंकि 2047 में विकसित भारत की बात हो रही है और जब तक पीएम मोदी कहते हैं कि जब तक बिहार या अपने पूर्वोत्तर के राज्य विकसित नहीं होंगे तब तक भारत जो है विकसित नहीं हो पाएगा। लेकिन एक तरफ जब आप इस तरह के वादे करते हैं जिनको कि रेवड़ियाँ कहा जाता है और वो आप देते भी हैं, तो ऐसे में आपको लगता है नहीं कि ये विकास के रास्ते में बाधा पहुँचाते हैं? सुमित जी, नहीं, नीतीश जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि ये अगला 5 साल हमारा बिहार के औद्योगिकरण में हम इसको डेडिकेट करते हैं और पलायन यहाँ से मैं चाहता हूं कि 100% रोकूं, बाहर के लोग यहाँ आए, ये उनके टारगेट में है। तो ये 5 साल ये जो पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम लोग उतना नहीं काम अभी तक कर सके हैं, ये पूरे 5 साल जनता के लिए उसी को डेडिकेटेड ये सरकार रहेगी। देवेश जी मेरे साथ औद्योगिकरण पर सबसे ज्यादा काम करेंगे, ये सरकार का मिशन है। वो भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। देवेश जी, मैं बस एक बात पूछना चाहता हूं कि जो भविष्य की राजनीति होती है वो हमेशा भविष्य के बारे में सोचती है, तो आपकी पार्टी बहुत ही एक भविष्य की पार्टी भी है। तो नीतीश कुमार जी, अब तो उम्र बढ़ रही है, सेकेंड लीडरशिप क्या है जेडीयू में जो कि आगे लीड करेगी? जेडीयू को तो रहना है आगे लंबे समय तक, तो कैसे कौन लीड करेगा उसके बाद?
देखिए, आप 20 साल पीछे जाइए तो उस समय जब आदरणीय लालू प्रसाद जी की का समय खत्म हो रहा था, उस समय भी ये सवाल उठा था कि ये लीडरशिप कौन ले सकता है आगे। ठीक है, नीतीश जी, माननीय नीतीश जी भारत सरकार में मंत्री थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनेंगे और इस तरह से सफल मुख्यमंत्री बनेंगे, ये उस समय किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, किसी ने इस बात की चर्चा नहीं की थी। तो वो समय जो है अपने आप समय सही कैंडिडेट को ले आता है, नेचर ले आता है, ऐसा मान के चलिए। अभी उसके बारे में चर्चा करना मुझे बहुत नहीं अच्छा, नहीं देवेश जी, ये सवाल बद्री जी का इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके विरोधी कई बार ये आरोप लगाते हैं, आप पर नहीं आपके सहयोगियों पर, कि इस पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नीतीश कुमार के आगे कौन है, लाइन ऑफ सक्सेशन क्या है, ये लोगों को पता नहीं। पार्टी को कौन पार्टी को खत्म करने की कोशिश कौन कर रहा है और कितना पार्टी खत्म हुआ है? आज के रिजल्ट के बाद भी आप कह रहे हैं कि पार्टी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। आज के रिजल्ट ने उन तमाम आवाजों को बंद कर दिया, खासकर जो जनसुराज की तरफ से आ रही थी। सारी बातों को खत्म कर दिया, इस बातों को भूल जाइए। मेरे साथ शुभांकर, मैं साथी भी जुड़ गए, वो भी कुछ पूछेंगे। शुभांकर। देवेश जी, मैंने संजय झा जी का पॉडकास्ट किया था और उसमें भी ये सवाल पूछा था कि जब बड़ी पार्टी होती है तो अगली लीडरशिप तैयार की जाती है। मैंने सिर्फ इतना पूछा था, वाइस कैप्टन कौन है आपकी पार्टी का? अभी नीतीश जी कैप्टन है, लेकिन वाइस कैप्टन के लिए कुछ तो नाम होगा ना, सोचा होगा आप लोगों ने। टाइम विल प्रॉप अप द वाइस कैप्टन, डोंट वरी, टाइम विल, वो समय के साथ वो हो जाता है, कोई उसमें घबराने की चिंता करने की बात नहीं। एक सुमित, मैं भी पूछूं? जी अजीत जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। अजीत झा सर, पूछिए। ठाकुर जी नमस्कार, अजीत कुमार झा बोल रहा हूं। एक सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि मैं समाज शास्त्री भी हूं। नीतीश जी का सोशल बेस माना जाता है अति पिछड़ों का, तो इस चुनाव में उनको सब जगह से वोट मिला है, वो तो खैर दिखाई पड़ रहा है, पर ये अति पिछड़ों का जो वोट है और औरतों का जो वोट है, इसको मान लिया जाए कि नीतीश जी का सबसे बड़ा देन है जदयू के लिए। इसमें कोई शक नहीं है, सबने वोट दिया है, लेकिन अगर आप बेस कहें सबसे ज्यादा वोट, अगर ये मानते हैं हम कि महिलाओं का और अति पिछड़ों का सबसे ज्यादा वोट हम लोगों को जो मिला है, उसमें सबसे ज्यादा वोट इस तबके का है, मुझे ये मानने में कोई तकलीफ नहीं। और उसका कारण क्या है, उनका कारण ठाकुर जी क्या है? यदि वाई पूछे, वाई सो। आदरणीय नीतीश जी ने तो अति पिछड़ों के लिए शुरू से बहुत ज्यादा काम किया है। आरक्षण की प्रतिशत भी बढ़ाई गई, अति पिछड़ों को उसका फायदा हुआ। महिलाओं को हमेशा आप देख लीजिए, पूरे देश में शायद जिला परिषद में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए हमारे बिहार में ही आदरणीय नीतीश जी ने किया, और कहीं नहीं है। महिलाओं को पुलिस की भर्ती, इतनी पुलिस की भर्ती, यंग बच्चियों को, यंग लड़कियों को पुलिस, बिहार के पुलिस फोर्स में जो भर्ती हुई, पूरे देश में उतनी प्रतिशत कहीं नहीं, 35% यहाँ पर महिलाओं की ये है, आरक्षण है उसके लिए। इसलिए काम किया है उन्होंने महिलाओं को आगे लाने के लिए। नीतीश कुमार की बात जो ये हो रही है, देखिए तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, जश्न, सेलिब्रेशन, सिर्फ तस्वीर बाकी है कि टाइगर इन तस्वीरों में कब आएगा। टाइगर तो अभी जिंदा है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाणित हो गया है, लेकिन वो टाइगर तस्वीरों में कब आएगा, सब नीतीश कुमार की झलक का इंतजार कर रहे हैं। देवेश जी से भी हम यही सवाल पूछ रहे थे कि नीतीश कुमार कब दिखेंगे हमें उन तस्वीरों में। नीतीश कुमार ने वोटिंग जब खत्म हुई तो वो मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, लेकिन नीतीश कुमार जनता के सामने अब कब आते हैं। और ये जीत का जो सहरा है, इस बार ये बम्पर जीत है, जेडीयू के लिए बड़ी जीत है। जिस तरह से नंबर बढ़े हैं, बार बार ये कहा गया कि एक इमोशनल फैक्टर है, एक फेयरवेल इलेक्शन की रूप में देखा जा रहा है इसे नीतीश कुमार के लिए, और ये नीतीश कुमार का चुनाव है, वो प्रमाणित भी हो रहा है अब इन आंकड़ों में जो हमारे स्क्रीन पर 187 एनडीए, 75 जेडीयू, 87 बीजेपी। लेकिन ये सेलिब्रेशन की तस्वीरों में सुमित, हम नीतीश कुमार को ढूंढ रहे हैं तब से, वो तस्वीरें कब आएंगी? तेजस्वी की एक झलक सुबह मिली थी, अब मुझे नहीं लगता है नीतीश कुमार जी को तो पूरे कैंपेन में हम लोग ढूंढते रहे, कई बार ढूंढते रहे कि नीतीश कुमार जी का वो रुतबा, वो रौला कब दिखाई देगा। हालांकि नीतीश कुमार जी ने जितना भी काम किया उससे उनकी पार्टी को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा। मैं बार बार ये जानना चाह रहा हूं, बार बार कई लोगों से पूछ रहा हूं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार की इतनी बड़ी जीत हो गई। जो पिछली बार नीतीश कुमार को हम लोग इग्नोर कर रहे थे, हम मान के चल रहे थे कि नीतीश कुमार अब धीरे धीरे करके भारतीय राजनीति में अपना जो करियर है वो अस्त होता जा रहा है, लेकिन ये जो कमबैक है, ये जो वापसी है जेडीयू की, ये फिनोमिनल है और ये आगे कई कई सालों तक याद की जाएगी।
एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को, मैं वोट परसेंटेज देख रहा हूं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक। आरजेडी जिसके पास अभी महज 37 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, वो सबसे बड़ी पार्टी है वोट परसेंटेज के मामले में। 23% वोट उसको मिल रहा है। ये मत भूलिए कि वो 145 सीटों पर 143 सीटों पर लड़ी थी, इसलिए ये फायदा है। बीजेपी को 21.55% है, वो नंबर 2 पे है। जेडीयू अपने 17-18% 18.70% पर जेडीयू बना हुआ है। तो जेडीयू अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखा हुआ है, इनफैक्ट थोड़ा सा मार्जिनल इंक्रीज ही दिखाई दे रहा है। तो महिलाओं ने जो बढ़ चढ़कर वोट लिया, अजीत जी मेरा सवाल आपसे, अजीत कुमार झा साहब, महिलाओं ने जो सेकंड फेज में इतनी बड़ी तादाद में आके वोट किया, वो पूरी तरीके से मान के चलना चाहिए कि वो स्विंग चल रहा था एनडीए के फेवर में। हाँ बिल्कुल ही। महिलाओं का वोट जो है ना, वो एक तो हम लोग बात कर रहे हैं 10,000 रुपए की, पर बट पॉइंट ये है कि नीतीश जी 20 साल में जो महिलाओं के लिए किए, करीब करीब 26 वेलफेयर इनिशिएटिव्स है। प्रोहिबिशन को इंक्लूड करें, साइकिल को इंक्लूड करें, वृद्धा पेंशन को इंक्लूड करें, और सबसे ज़्यादा जो महिलाएं बोली जब मैं सीमांचल गया कि नीतीश जी हमें स्वावलंबी बना दिए, उन्होंने जो इंडिपेंडेंट बना दिया है इकोनॉमिकली महिलाओं को। एक तरफा वोट सारे जातियों को काट के सारे जाति महिलाएं जो हैं उन्होंने नीतीश जी को वोट दिया। और दूसरा, अक्रॉस द बोर्ड मिला है वोट, करीब करीब सारे रीजन में जदयू जो है अजीत जी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अजीत जी मुझे करेक्ट करिए अगर मैं गलत बोलूं तो 2005 में जब जीतते हैं तो 2006 में वो महिलाओं को, बच्चियों को साइकिल और व्यवस्था मुफ्त करते हैं। 2010 में जब जीतते हैं तो पंचायत में आरक्षण मिलता है। 2015 में जब जीतते हैं तो शराबबंदी कर देते हैं। यानी हर चुनाव को जीतने के बाद वो महिलाओं के लिए स्कीम्स लेके आते हैं जिससे महिलाओं को सीधे बेनिफिट होता है और उसका फल वो अगले चुनावों में काटते हैं। बिल्कुल, Am I right? बिल्कुल बिल्कुल। वोटिंग परसेंटेज 2005, 10, 15 और 20 में आप देखेंगे जैसे जैसे नीतीश कुमार की सरकार की कार्यकाल बढ़ती है, वोटिंग परसेंटेज महिलाओं का सुमित जी जो है अधिक है इन कंपेरिजन पुरुषों से। पिछले बार सुमित जी जब मैं नीतीश जी से पूछा कि ये जो प्रोहिबिशन की है इससे स्टेट एक्सचेकर को बहुत भयानक लॉस है, तो उन्होंने मुझे कहा अच्छा इसका जवाब मैं नहीं दूंगा अजीत जी, आप मेरे साथ चलिए। और वो मुझे पावापुरी ले गए, वहाँ बहुत सारी महिलाएं खड़ी थी, वो भाषण देने जा रहे थे। उन्होंने कहा आप खुद बात कीजिए। और जब मैं महिलाओं से बात किया तो सारी महिलाएं ने कहा कि भाई हम जबरदस्ती नीतीश जी को कह रहे हैं कि प्रोहिबिशन कीजिए। इसी बात का डिस्कशन बहुत समय से हो रहा है कि महिला वोटर जो है ये जेडीयू की जीत की एक धुरी बनी हुई है। के शर्मा जी मुझे दिख रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके पास जाएंगे। उससे पहले सुनवा देते हैं कि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने कैसे एनडीटीवी के पार प्ले कार्यक्रम में स्पष्ट कहा था कि बिहार में 160 का आंकड़ा आने वाला है। सुनिए जो ओवरऑल मैक्रो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बना है, एनडीए गठबंधन 160 के आसपास सीट जीत कर आएगा और जो बचा है वो सारा सब में बटेगा। 160 सीटें आएंगी, ये अमित शाह ने हमारे प्रोग्राम में 1 नवंबर को बोला था पावर प्ले में। और आज हम जब नतीजे आ रहे हैं 14 तारीख को, 187 पर एनडीए जा रहा है और बीजेपी अपने दम पर 86 सीटों के साथ सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है अपने खुद के इतिहास में। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। अमिताभ मेरे साथ जुड़े, अमिताभ तिवारी। मैं मनोरंजन भारती के पास चलूंगा लेकिन अमिताभ तिवारी का क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। अमिताभ, ये तो आपने भी नहीं सोचा था, आपने भी एग्जिट पोल किया, आपका भी पोल आया, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। मंत्री ने भी नहीं सोचा था, 160 ही कहा था। ऐसे तो फिर नवीन भाई जब वोट पड़ता है, जब वोट पड़ता है तो पड़ता है। महाराष्ट्र में 165 से 180 का आंकड़ा था, अनुमान था 234। ठीक है, सीमांचल आप देख लो, सीमांचल में स्वीप कर रहा है एनडीए लगभग। क्यों कर रहा है? मुस्लिम समाज में एक अंडरस्टैंडिंग थी इस बार दैट वी हैव टू कीप जेडीयू रेलेवेंट। जेडीयू को रेलेवेंट रखना है, एग्जिस्टेंट रखना है, नहीं तो बिहार उत्तर प्रदेश बन सकता है, वहां बुलडोजर राज आ सकता है। मुस्लिम समाज का भी वोट पड़ा है, इसका मतलब मुस्लिम ने वोट किया जेडीयू के जहां कैंडिडेट, और महिलाओं ने भी वोट किया है।
ये वाला जो फैक्टर है, जो बात अभी अमिताभ जी कर रहे हैं, ये पहले इसकी चर्चा कभी नहीं हुई है, मैंने नहीं सुना। अब वो कह रहे हैं कि जेडीयू को रेलेवेंट रखने का बेड़ा उठा लिया मुसलमानों ने, खासकर सीमांचल में। मनोरंजन जी के पास जा रहे हैं, मनोरंजन जी के पास एक बार जा रहे हैं वो। सर मैं आऊंगा, बीजेपी तक। एक पॉइंट देख लेते हैं पटना से, एक बार चलते हैं मनोरंजन भारती के पास जो जेडीयू दफ्तर में मौजूद है। मैं बाबा दिखाइए। भाई जश्न मनाते हुए कैमरे के सामने आ जा रहे हैं लोग। ऑडियो लैग जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए अभी भी जश्न जो है वो कंटिन्यू है और यहाँ पे अभी भी ढोल नगारे ये सब बजाए जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, मिठाइयाँ रखी हुई है, वो सब आगे अभी बटेगा। लोगों को इस चीज़ का इंतजार है कि क्वेश्चन फॉर यू अशोक जी, पिछले 2-3 महीने से आपकी और प्रशांत किशोर की काफ़ी ज़बानी जंग भी हुई है, कोर्ट में भी मामला चला गया, आपने उनके ऊपर अवमानना भी कर दी। आज के नतीजों के बाद कुछ कहना चाहेंगे उन्हें? हाँ, so that's why the aggression and arrogance. Have you seen that how he has behaved with the NDTV journalist? NDTV journalist, and later on in all conclave, how he has behaved with all journalists. When this state belongs to Mahavir, Buddha, and Guru Gobind Singh. You have to be subtle, you have to be soft, you have to be gentle. Nobody in this country can decide that how people are going to vote. Politically, what happens to Prashant Kishore, sir? Kishore has got a very clear and a good message. Ashok ji, politically, what happens to Prashant Kishore now, you think? He is insignificant. Earlier also I used to say that he is insignificant. But today the Jan Suraj party is saying that here we were a real hope for the future. 3 साल पदयात्रा की, 3 साल कहा अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट डालिए, जात पात में मत फंसिए, 10,000 30,000 में मत फंसिए, और आपने 10,000 रुपए के लिए अपने बच्चों के भविष्य को गिरवी रख दिया। क्या बिहार कभी इससे बाहर नहीं निकलेगा, इस जात पात की राजनीति से? क्या एक नया विजन नहीं मिल सकता बिहार को बियॉन्ड दिस? और हमारे साथ गिरिराज सिंह जी जुड़ रहे हैं। गिरिराज जी, जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, सबसे पहले तो मुझे लगता है बधाई आपको दे ही देते हैं, क्योंकि यही आंकड़े मुझे लगता है नतीजों में तब्दील थोड़ी देर बाद होंगे, थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है। लेकिन गिरिराज जी, सबसे बड़ा कारण इस बड़ी जीत का क्या लग रहा है आपको? ये बड़ा कारण लग रहा है नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार के नेतृत्व पर बिहार की जनता का भरोसा। क्योंकि आप देखें दूसरा नेतृत्व था लालू यादव जी, राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, जिनका डीएनए था जेल बेल, जिनका स्लोगन था, जिनका यूएसपी था जंगल राज, भ्रष्टाचार, अपहरण, लूट। बिहार की जनता अमन, चैन, शांति और सामाजिक समरसता चाहती। गिरिराज जी वाला मैसेज चला गया है, इसीलिए 86 आया है। ये अब जीत सवाल हुआ। ये है कि स्टेट पे नंबर 1 हो गए, बिग ब्रदर बनने की भी तमन्ना आ रही है कि जैसे महाराष्ट्र में आ गया मुख्यमंत्री, कहीं अंदर आने लगा है कि 86 हमारे पास भी है। अरे भाई हमारे पास तो 74 था, 43 था, याद है आपको? याद है पिछले चुनाव में जी 74 और 75 और 43 था। तो जब वो सीन आपने देखा है तो ये सीन भी आप देखिए। ये इल्जाम लग रहा है गिरिराज जी कि ये आप लोगों ने जो चुनाव के दौरान महिलाओं को 10,000 रुपए दिए, ये उसकी जीत है, और इसीलिए महिलाओं ने भर भर कर आपके गठबंधन पर इतना भरोसा किया। आपको सुनने की अगर इच्छा है तो मैं सुना दूं, और मुझे जवाब देना होगा तो फिर मैं इसका जवाब दूंगा। आपको मैं एक बात बताता हूं, ये इधर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी था, उधर लालू जी थे। लालू यादव जी ने 15 साल में इन गरीब महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं किया। महिलाओं में
राबड़ी जी का किया, अपनी बेटियों का किया। नीतीश कुमार ने जीविका बनाया वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर के, लेकिन यूपीए सरकार ने बिहार को केवल 145 करोड़ बैंक लिंकेज दिया। और नरेंद्र मोदी जब आए 14 में तो 55,000 करोड़ दिए। और नरेंद्र मोदी ने दिया था लाखपति दीदी का स्लोगन, और नीतीश कुमार ने महिला उद्यमी का दिया। तो ये एक दिन का 10,000 नहीं है मान्यवर, ये विश्वसनीयता का है जी। ये जो आपके चैनल पर सुन रहा था कि प्रियंका जी बोल गिरिराज जी, एक बड़ी खबर आ रही है, आप रहिए, मैं आपका रिएक्शन भी लूंगा इस खबर पे। एक बड़ी खबर आ रही है, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के नेता अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान है, बिहार में एसआईआर ने खेला कर दिया। अखिलेश यादव ने यह कहा है, बिहार में एसआईआर ने खेला कर दिया, बंगाल यूपी में यह अब नहीं हो पाएगा। जो बिहार में हुआ वो बंगाल और यूपी में नहीं हो पाएगा, ये चुनावी साजिश है, ये अखिलेश यादव का कहना है। गिरिराज जी, आप लगे हैं मेरे साथ, लाइव हैं, आपका रिएक्शन। भाजपा दल नहीं छल है, अखिलेश यादव बोल रहे हैं। उनसे सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। जो मुलायम सिंह यादव ने देश में हिंदुओं को गोली से भून दिया, उनकी क्या विश्वसनीयता होगी? जो हिंदुओं को वोट के खातिर उनका एक तरह से जालियांवाला बाग की तरह भून दिया, उनकी क्या विश्वसनीयता होगी? ये बिहार की जनता का जीत है। ऐसे सवाल करने वाले बिहार की जनता को गाली दे रहे हैं, और ये गाली बिहार की जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। जी, वो विपक्ष का एक बड़ा चेहरा है, और वो कह रहे हैं कि हम ये यूपी और बंगाल में नहीं होने देंगे। यानी कि एक तरह से आपके खिलाफ, या फिर मैं कहूं कि बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा धड़ा को लेकर खड़ा हो रहा है कि भाई ये एसआईआर में घपला है, ये वोट चोरी है। ये धड़ा नहीं खड़ा था क्या? अखिलेश यादव नहीं बिहार गए थे क्या? राहुल गांधी रोड पर तफरी नहीं कर रहे थे तेजस्वी यादव क्या? ये एक कहानी सुन लीजिए कि कोई हम जाकर के कहें पुलिस स्टेशन में कि मेरे घर में, मेरे गांव में एक आदमी की मृत्यु हो गई, हत्या कर दिया है, अब पुलिस आवे, लाश दिखाई नहीं दे। एसआईआर का वही हुआ, इन्होंने कोई सबूत नहीं दिया, तो भरम फैलाने से एसआईआर होता है, बूट लुट। बिहार की जनता को गाली देना बंद करे, नहीं तो आगे बंगाल और यूपी में भी यही होगा। गिरिराज जी, एक सवाल मैं और लेना चाह रहा था, उसके बाद शुभांकर आपसे सवाल लेंगे। हाँ, प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के बारे में आपकी क्या राय है? कितना सवाल अब छोड़ दो। क्यों? आज तो जीत का दिन है हमारी गिरिराज कोई जी, राय नहीं है। आज तो आपको छप्पर फाड़ के समय देना चाहिए। मैनेजर नहीं, छप्पर फाड़ के नहीं समय दे रहा हूं। लोग प्रशांत किशोर पर लेना हो तो उनसे ले लें। मैनेजर होता है, मैनेजर की भूमिका में रहे। उनको लग गया कि मैं खुद टीम लीडर हो गया हूं। टीम लीडर भरोसा, मैं ये इसलिए आपसे पूछ रहा वर्षों था, तक गिरिराज जी, इसलिए आपसे पूछ रहा था कि उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार 25 से ऊपर नहीं बढ़ेंगे। नीतीश कुमार ने छप्पर फाड़ दिए। क्या ये प्रशांत किशोर को वापस लौट जाने का वक्त है कि जाइए और अपने ड्राइंग रूम में बैठिए और बोर्ड रूम स्ट्रेटेजी बनाइए, बजाय इसके कि जमीन पे चुनाव लड़ें? आपकी सलाह क्या रहेगी उनके लिए? आप लोग की पार्टी के साथ तो क्लोजली काम कर चुके हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हमारी सलाह काहे के लिए रहेगा? हम तो चाहेंगे कि करें, जो करना है करें। न हमारी सलाह से वो आए थे, लेकिन उन्होंने कहा था मैं राजनीति नहीं करूंगा, तो ये उनको सोचना है, मेरी कोई सलाह नहीं। ठीक है गिरिराज जी, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर फायदा हुआ है। 23% आरजेडी को वोट मिला है, बीजेपी अभी भी 21% पर है, लेकिन सीट नहीं आई है। तो ऐसा लग रहा है कि वोट कटा उनका अच्छा है, जिसके चलते सीटों में आपको फायदा हुआ है, क्योंकि 23% वोट पाने के बाद भी वो 34 सीट पर रह गए। % उनको अभी तक वोट, चुनाव आयोग के आंकड़े जो कह रहे हैं, कह रहा हूं। और एनडीए को कितना आया है? बीजेपी को आया 21%। 10%। मैं बेगूसराय से, मैं एनडीए की बात कर रहा हूं।
एनडीए को जो परसेंटेज ऑफ वोट आया होगा वो 45 से ऊपर आया होगा।